समझ आए मेरी बात? तो यहां पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेस का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻10 टाइप्स चलेगा, स्ट्रेन का 0.001 टाइप्स चलेगा. ठीक है, ये चीज याद रखनी चाहिए अपन को. 1:1 नहीं चलता कि जब स्ट्रेन की वैल्यू 1 है या 1% है तब स्ट्रेस की वैल्यू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, फिर ये ग्राफ नहीं बन पाएगा. समझ में आई मेरी बात? तो दो चीजें ध्यान में रखिएगा. राइट, ये मुंडी नहीं पेन चलाते हुए दिखा करो. हाँ, तो मैं ग्राफ बना रहा हूं. ये ग्राफ स्टील के वायर का ग्राफ है कि यदि अपन उसको ऐसे खींचे स्टील के वायर को तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का वेरिएशन कैसे होगा. ओके, अरे थोड़ा ज्यादा आ गया नीचे, इतना नीचे नहीं आता वो. अब ठीक है. ओके, जरूरी नहीं है सब में 4 पॉइंट्स हो, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये सबसे जनरल ग्राफ है जिसमें हर तरह का वेरिएशन अवेलेबल है. ऑलराइट, किताब से पढ़ के आते तो और अच्छा रहता. ये हिस्सा स्ट्रेट लाइन है. इनफैक्ट दिस tan theta इज यंग्स मॉडुलस. प्लीज जल्दी से बना लीजिए, मुझे इसके अच्छे खासे डिस्क्रिप्शंस देने हैं. शुरू करूं? ऑलराइट, मैं H से नहीं E से डिस्क्राइब कर रहा हूं. ठीक है, H पे बाद में आता हूं. E इज इलास्टिक लिमिट. E इज इलास्टिक. E is elastic limit. Now what does it signifies? What happens? देखिए, हम एक वायर को खींच रहे हैं. ओके, और मान लीजिए हम उसको इलास्टिक लिमिट से पहले तक खींचे, मतलब कि इतना स्ट्रेन इसमें हम डेवलप करें और छोड़ दें. इतना स्ट्रेन डेवलप करके हम उसको छोड़ दें तो वो अपना शेप कंप्लीटली रीगेन कर लेगा. इट विल गो बैक टू द ओरिजिनल सिचुएशन. जबकि इलास्टिक लिमिट के बाद ऐसा नहीं होगा. ऑब्वियसली इलास्टिक लिमिट तक ही ऐसा होगा कि यदि अपन इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर एक्सटर्नल एजेंट्स को हटा लें तो क्या होगा? It will completely regain its shape. खींचा, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर छोड़ दिया, it will completely regain its shape. क्लियर है? नहीं क्लियर है बात? Absolutely. थोड़ा सा भी डाउट है तो बोल दीजिए. क्लियर है? तो हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि इलास्टिक लिमिट के अंदर तक जो इंटरनल फोर्स डेवलप होते होंगे वो कंजर्वेटिव होंगे नेचर में. ओके, जो इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे वो कंजर्वेटिव होंगे नेचर में. तभी तो वो अपना शेप वापस से रिगेन कर पा रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है तभी तो अपन एनर्जी को वापस दे ले सकते हैं. यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं तो फिर वापस आने का रास्ता नहीं होता. यू कैन नॉट रीगेन बैक योर एनर्जी. इसका मतलब निश्चित रूप से इलास्टिक लिमिट तक अंदर कौन से फोर्सेस डेवलप हो रहे होंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस हो रहे होंगे. जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट नहीं है. देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन हियर. क्लियर है? बिल्कुल. बढ़ू मैं आगे. देन व्हाट इज H? H इज हुक्स लिमिट. यदि यहां तक आपने लिख लिया तो उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा. ऑलराइट, लिख लीजिए.
हुक्स लिमिट. व्हाट इज हुक्स लिमिट? हुक्स लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बीच में बस एक ही अंतर है. यहां पे हुक्स लॉ फॉलो होता है, हुक्स लिमिट के बाद हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता. मतलब यहां तक स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस. यहां पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज नॉट कांस्टेंट. यहां पे इट्स कांस्टेंट, यहां पे इट इज नॉट कांस्टेंट. आप देख सकते हैं कर्व हो गया. बस इतना सही अंतर है. हुक्स लिमिट तक स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट. हुक्स लिमिट के बियॉन्ड इट इज नॉट अ कांस्टेंट. बट हुक्स लिमिट में भी इलास्टिक है और एच से ई के बीच में भी इलास्टिक है. गॉट दैट? पक्का? यहां से यहां तक भी इलास्टिक और यहां से यहां तक भी इलास्टिक, लेकिन यहां तक ये लॉ फॉलो हो रहा है. यहां से यहां तक भी ये लॉ फॉलो नहीं, यहां से यहां तक ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों ही केसेस में इट इज इलास्टिक. अंडर मेन आइडिया ये है कि अंदर जो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के. छोड़ेंगे तो वापस शेप रिगेन कर लेगा. गॉट इट? कोई डाउट? आगे बढ़ूं मैं पहले इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, फिर किसी अलग अलग मटेरियल में और कैसे ग्राफ मिल सकते इस बारे में बात करूंगा. पक्का? ऑलराइट. दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ. यूएस इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ. ओके. तो ई से लेकर यूएस तक क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक, ये मैं आपको बताना चाहता हूं. समझ में आ गया? एज एक्सपेक्टेड तुक्का भी मारोगे तो यही मारते कि यदि ई के बियॉन्ड ले जाके छोड़ेंगे तो क्या होगा? पार्शियल रिगेन ऑफ शेप. क्या होगा? पार्शियल रिगेन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्शियल रिगेन? Some extension will still remain and it is very dangerous, this thing. सबसे डेंजरस चीज ही होती है. क्यों? यदि कोई, खासकर जो एरोप्लेन इंडस्ट्री होती है, उसमें कभी भी आप ये नहीं करते हैं कि यार ये जब टूटेगा तब चेंज करा लेंगे. गाड़ी में तो ठीक है, चल रही है, थोड़ा बहुत आवाज भी कर रही है तो कोई टेंशन नहीं, जब टूटेगा तब देख लेंगे, या सर्विस पे जब जाएगा तब देख लेंगे. एरोप्लेन में तो पहले से डिसाइडेड होता है कि यदि 5000 आवर्स हो गए फ्लाइंग के तो ये वाला पार्ट बदलना ही बदलना है. यदि 1 लाख आवर या जितने भी हो गए तो ये चीज चेंज करनी ही करनी है, भले ही वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रही हो. क्यों? क्योंकि कभी ना कभी वो यदि इसके बियॉन्ड गई होगी और शेप चेंज हो गया, एक बार गई बियॉन्ड और वापस आई तो उसका शेप वो नहीं रहा, उसकी लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, कोई ना कोई चीज जो भी है वो नहीं रही, तो अब हो सकता है आसमान में खुल जाए. पक्का? समझ में आई मेरी बात? इसमें क्या होगा यदि अपन यहां से यहां के बीच में छोड़ देंगे तो ले जाके पार्शियल रिगेन का मतलब समझते कि नहीं समझते? क्या वही नहीं रहेगा, थोड़ा सा वापस आएगा, लेकिन कंप्लीटली वापस नहीं आएगा. यदि आपको कोलिजन याद हो, कोलिजन, तो यहां तक की स्टोरी है E इज इक्वल टू 1 जैसी, ये स्टोरी है E इज इक्वल टू 0 से 1 के बीच की. 0 से 1 होता है तो उसमें क्या होता है? पार्शियल रिफॉर्मेशन. जिनको मैंने कोलिजन पढ़ाया था, मैंने इसी भाषा में पढ़ाया था, कंप्लीट रिफॉर्मेशन, पार्शियल रिफॉर्मेशन, नो रिफॉर्मेशन, वही हो रहा है यहां पे. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल रिगेन ऑफ शेप. बड़े आगे कौन से फोर्सेस प्ले में आगे होंगे? सम नॉन कंजर्वेटिव, सम, नॉट ऑल. यस यस. नहीं बेटा, ये कोई स्लोप नहीं है बेटा, तो सिर्फ मैं ऐसे दिखा रहा हूं यार. ओहो, ये सिर्फ, ये कोई रास्ता नहीं है. देयर इज नो ग्राफ हियर. यहां छोड़ा तो यहां मिलेंगे, वो ग्राफ सबका अलग अलग होगा. यहां छोड़ा तो यहां मिलेंगे. मतलब कि जब कोई स्ट्रेस नहीं होगा तब भी उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन रह जाएगा. बड़े आगे, श्योर, नो डाउट्स? डाउट है तो पूछ लीजिए. नहीं? ओके, हियर वी गो.
और इसमें कोई खास बात और ज्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर, इतना ही है कि शेप पार्शियल रीगेन होगा। राइट, इसके आगे की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ से फेलियर, एफ इज फेलियर। फेलियर मतलब मटेरियल टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, उसमें ब्रेकअप हो गया, ब्रेक डाउन, फेलियर। फेलियर, एफ इज फेलियर। राइट, बड़े आगे यहां पे यदि छोड़ा तो क्या होगा? वहीं रहेगा। इट विल नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू गो बैक। उसमें अब वापस जाने की कोई टेंडेंसी नहीं होगी। आपको पता है दुनिया में ये सबसे ज्यादा किसमें होती है, ये वाली एरिया? अल्टीमेट स्ट्रेंथ से फेलियर के बीच का सबसे बड़ा जोन किस मटेरियल का है दुनिया में? सबको पता है, बस कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यस, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत बोल रहे हैं। गोल्ड हाईएस्ट डक्टाइल, सबसे पतले तार उसके बनाए जा सकते हैं। मतलब जब उसको खींचा तो मटेरियल खिंच गया और वापस जाने की इच्छा नहीं रख रहा है, तभी तो सबसे पतले तार बन रहे हैं उसके। अल्टीमेट स्ट्रेंथ से फेलियर सबसे बड़ा किसका होता है? गोल्ड का। इसीलिए उसके सबसे, आपको नहीं पता, हाईएस्ट डक्टाइल। राइट, जितना ज्यादा दूरी होगी उतना मटेरियल क्या कहलाएगा? डक्टाइल। क्यों? क्योंकि उसका शेप आप चेंज करते रहिए, टूटेगा नहीं। नहीं आया अभी समझ में? और जबकि एफ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ बहुत पास होंगे तो मटेरियल हो जाएगा ब्रिटल। यदि आप उसका शेप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। जबकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ से फेलियर के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो आप उसका शेप चेंज करते जाइए और उसमें वापस आने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन टूट भी नहीं रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? शेप चेंज कर रहे हैं पर टूट नहीं रहा है। इसका मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ से फेलियर के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, तभी तो शेप अपन चेंज कर पा रहे, नहीं तो शेप चेंज करते करते टूट जाता। थिंक अबाउट इट। ठीक है, ये ग्राफ आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। प्लास्टिक की थैली आती पतली वाली, उसको हल्का खींचिए तो आप इधर कहीं होंगे, थोड़ा ज्यादा खींचेंगे तो थोड़ा शेप वापस लेती है, थोड़ा शेप वापस नहीं लेती है। और यदि उसको थोड़ा और खींच लेंगे तो आप इस दुनिया में पहुंच जाते हैं। दुनिया बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इसमें हो ये रहा है, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि इसमें स्ट्रेस बढ़ना बंद हो गया परंतु स्ट्रेन बढ़ रहा है। कहने का मतलब अपन खींच रहे हैं लेकिन अंदर उतना फोर्स ही डेवलप नहीं हो रहा जितना अपन बाहर से लगा रहे हैं। अभी तक तो जितना फोर्स अपन बाहर डेवलप करते थे अंदर भी उतना फोर्स डेवलप हो जाता था। यहां पे तो अंदर वो फोर्स डेवलप होना ही बंद हो गया। इसका क्या मतलब? अंदर उतना फोर्स डेवलप होना बंद हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर का मटेरियल पे नेट फोर्स लगने लग जाएगा बाहर की तरफ। तो इसमें हम ये भी कहते हैं कि मटेरियल विल स्टार्ट टू फ्लो। मटेरियल फ्लो होना शुरू कर देगा, बहना शुरू कर देगा, क्योंकि अपन तो फोर्स लगा रहे हैं बाहर पर अंदर उसके बराबर फोर्स डेवलप हो नहीं रहा है, तो वो फ्लो करना शुरू कर देगा। यदि आप प्लास्टिक की थैली के साथ करके देखेंगे तो एक लिमिट के बियॉन्ड आपको फोर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो अपने आप खिंचती चली जाती है। पक्का? क्लियर है? शेप रिगेन नहीं करेगा, बात समझ में आ गई? कुछ भी नहीं करेगा शेप रिगेन, जहां था वहीं रह जाएगा, क्योंकि पार्शियली भी रिगेन करा तो उसकी डक्टिलिटी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब आपको ऐसे मटेरियल बहुत मिल जाएंगे जिसके अंदर हो सकता है ये सीधा यूं कर्व से ही शुरू हो, उसमें हुक्स लिमिट वाला हिस्सा हो ही नहीं, सीधा हो सकता है ये यहीं से शुरू हो, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड से शुरू हो। ऐसे ही मटेरियल आपको मिल सकते। तो हर तरह के मटेरियल होते हैं जिसमें ये वाला जोन बहुत छोटा हो, ये वाला जोन बहुत छोटा हो, ये वाला जोन हो ही ना। जैसे कि जो वो होता है कास्ट आयरन या पिग आयरन, पता नहीं कौन सा आयरन, उसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ और फेलियर पॉइंट के बीच में कोई दूरी नहीं होती। राइट, तो हर मटेरियल में
ऐसा अलग अलग चीज आपको मिल जाएगा। गॉट इट? सो थोड़ा सा रहता है अभी भी पढ़ाना, 1 मिनट, छोटा मोटा पार्ट रहता है, तो मैं अगली क्लास में ले लूंगा। एक मिनट किताब दीजिए प्लीज, पुस्तक बोलिए।